आज के इस सेशन में अपन पढ़ने वाले हैं जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफेज की संरचना और कैसे ये किसी जीवाणु के अंदर प्रवेश करके इसके मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी संख्या में लगातार वृद्धि करता है और अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है। वो इस सेशन में अपन समझने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके पूरी कंसेप्ट को समझा सके। देखिए, इसका नाम भले जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज है, लेकिन है एक वायरस। अब इसका नाम जीवाणु भोजी या बैक्टीरियोफाज इसलिए रखा गया है क्योंकि ये किसी बैक्टीरिया के अंदर प्रवेश करके और उसके मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल करके अपनी संख्या बढ़ाता है, यानी इसको भक्षण कर देता है। इस वजह से इसका नाम जीवाणु भोजी रखा गया, क्योंकि जीवाणु के अंदर ये प्रवेश करता है। ठीक है, बेसिकली इसके अंदर ना 3 भाग होते हैं। सबसे पहला हेड होता है, ग्रीवा होता है और टेल होता है। अगर हेड की बात करें तो ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये हेड है उसका। इसका हेड या सिर जो है, इसके ऊपर एक प्रोटीन का आवरण होता है। किसका? प्रोटीन का, जिसको सुरक्षा देने का काम करता है। तो इस प्रोटीन का नाम है कैप्सिड प्रोटीन। क्या नाम है? कैप्सिड प्रोटीन। इस जीवाणु भोजी के हेड के अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है जो डीएनए होता है। इसी की सुरक्षा के लिए इसके हेड के ऊपर कैप्सिड प्रोटीन का आवरण होता है। ठीक है, याद रखिएगा। यानी इसका जेनेटिक मटेरियल जो है ना वो क्या होता है? तो डीएनए होता है। इसके नीचे आइएगा ना तो ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, इस भाग को हम कॉलर, नेक या ग्रीवा बोलते हैं, जो हेड को और टेल को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, इसके अगले भाग की बात करें तो ये जो आपको पिंक कलर से स्टेक्स के समान दिख रहा है, इस भाग को टेल या सीथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल या सीथ। इसके अंदर ना होल होता है, जैसे आपको दिख रहा है ना इसके अंदर होल है, उसी तरह से इस नेक और इस स्टेक्स के समान दिखने वाली संरचना के अंदर होल होता है, ताकि अपने जेनेटिक मटेरियल को आगे की तरफ ट्रांसफर कर सके। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके नीचे आइएगा तो आपको तंतु के समान यहाँ पे 6 छोटे छोटे नुकीलेदार संरचना दिख रहा है, यहाँ पे दोनों साइड में। इस वाले भाग को हम टेल फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल फाइबर। इस टेल फाइबर का उपयोग जब ये जीवाणु भोजी किसी बैक्टीरिया के ऊपर बैठेगा ना, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है ये छोटा सा जीवाणु भोजी इस बैक्टीरिया के ऊपर बैठा हुआ है, तो इसको ना जकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है टेल फाइबर। ये दोनों टेल फाइबर दोनों साइड में जो है इस बैक्टीरिया को जकड़ने के लिए इस्तेमाल करता है, ताकि उसको सही से पकड़ सके। ठीक, याद रखिएगा। इस वाले भाग को बोलते हैं बेस प्लेट। क्या बोलते हैं? बेस प्लेट। इस बेस प्लेट से नुकीले संरचना निकला होता है, यहाँ पे आपको ब्लैक ब्लैक से दिख रहा है, जिसको बेस पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस पिन। और पिन शब्द का मतलब होता है किसी चीज़ को छेदना, यानी घोंपना बोल सकते हैं शॉर्टकट में। देखिए, होता क्या है कि जब ये जीवाणु भोजी किसी जीवाणु के ऊपर बैठता है, जैसे ये बैठा हुआ है, तो उस कंडीशन में जीवाणु का जो कोशिका भित्ति होता है, जैसे ये जीवाणु है, इसका कोशिका भित्ति जो होता है, इस कोशिका भित्ति को तोड़ने का वो प्रयास करता है। किसको? कोशिका भित्ति को। तो उस कंडीशन में इस बेस पिन्स का इस्तेमाल करता है ये जीवाणु भोजी, ताकि इस कोशिका भित्ति जो पेप्टिडोग्लाइकोन की बनी है या पेप्टिडोग्लाइकेन की बनी हो, उसको तोड़ सके। ठीक, तो आई होप आपको जनरल ये बैक्टीरियोफाज या जीवाणु का जो स्ट्रक्चर ये समझ में आया होगा। अब अपना लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट करता है वो समझते हैं। ये एक जीवाणु भोजी है, ये एक जीवाणु भोजी है और यहाँ पे क्या है? बैक्टीरिया है। ठीक है, जीवाणु है। तो ये वायरस जो है ना, इसको संक्रमण करने के लिए सबसे पहले इस जीवाणु के ऊपर आके अटैच होता है। क्या होता है? अटैच, यानी बैठ जाता है। और बैठेगा तो वो अपने टेल फाइबर के द्वारा इस जीवाणु को जकड़ लेगा, ताकि वहाँ से वो बिछड़े नहीं या हटे नहीं। इसके बाद क्या करेगा कि ये जीवाणु भोजी जो है ना, इसके जो बेस प्लेट से निकले हुए बेस पिन थे, ये वाला छोटे छोटे पिन, इनके द्वारा वो होल करता है, ड्रिल करता है। और ड्रिल करने के बाद वहाँ पे किसी एंजाइम का सिक्रेशन करता है। कौन? तो ये जीवाणु भोजी। और वो एंजाइम होता है क्या चीज़? तो लाइसोजाइम। क्या होता है? लाइसोजाइम। तो दोस्तों देखिएगा, ये जो कोशिका भित्ति है ना, ये एक महत्वपूर्ण हार्ड मटेरियल से बना होता है, जिसका नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। तो इसी पेप्टिडोग्लाइकेन को वो क्या करता है ना कि लाइसोजाइम एंजाइम की सहायता से ब्रेक डाउन कर देता है इसकी कोशिका भित्ति को। और जब कोशिका भित्ति टूट जाता है तो ये बैक्टीरियोफाज तो अंदर जा नहीं सकता है। तो इस वजह से जो इसके अंदर खाली जगह यानी होल था, उस होल के माध्यम से अपने इस जेनेटिक मटेरियल को अंदर ट्रांसफ़र कर देता है। किस में? तो इस बैक्टीरिया के अंदर। अब जब बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफ़र करेगा ना ये जीवाणु भोजी अपने जेनेटिक मटेरियल को इस बैक्टीरिया के अंदर जब ट्रांसफ़र करेगा, मतलब इंजेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन में इस बैक्टीरिया का अपना जो आरएनए होगा ना, उसको ये काट के रद्द कर देगा। ये काट देगा। कौन? तो इस वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है ना, वो इस जीवाणु के आरएनए को यानी जेनेटिक मटेरियल को ये काट के पूरा रद्द कर देता है। ठीक ना?
तो अब बताइए कि जब इसका आनुवांशिक पदार्थ यानी जो ब्रेन है, ये ब्रेन ही होता है किसी कोशिका का, वही नष्ट हो गया, तो बताइए ये कोशिका यानी जो जीवाणु है ये अपने मर्जी से तो कुछ नहीं कर सकता है। इसका मतलब कि इसका जो आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर इंजेक्ट हुआ है वो उस जीवाणु को हाईजैक कर लेता है, यानी अपने कंट्रोल में कर लेता है। इस जीवाणु को किसने हाईजैक कर लिया है? तो इस जीवाणु भोजी, क्योंकि इसके अंदर इसका जेनेटिक मटेरियल है इस वाले का, ना कि इसका है। इसका तो पूरा रद्द हो गया कट कर, अब ये पूरा रद्द हो जाएगा कट कर, ये यहाँ से खत्म। और जब इस जीवाणु का जेनेटिक मटेरियल ही काम योग्य नहीं है तो ये अब जीवाणु जो है ये पूर्ण रूप से कंट्रोल में आ चुका है किसके? तो इस जीवाणु भोजी वायरस के। अब क्या करेगा कि इसकी मशीनरी सिस्टम का इस्तेमाल करके और इसके अंदर जो इसका जेनेटिक मटेरियल गया हुआ है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए ये जेनेटिक मटेरियल किसका है? तो जीवाणु भोजी का है। अब इसी जेनेटिक मटेरियल यानी जो जीवाणु भोजी का जो डीएनए था, उस डीएनए का ये रेप्लिकेशन करेगा। क्या करेगा? रेप्लिकेशन। और रेप्लिकेशन मतलब क्या होता है आप समझिएगा। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि किसी एक चीज़ का फोटोकॉपी बनाना, ठीक ना। तो ये जो जीवाणु भोजी का जो डीएनए है ना, इस डीएनए के लगभग 200 से 300 अप्रॉक्स अगर समझिएगा तो लगभग 200 से 300 फोटोकॉपी बनते हैं। कितना? 200 से 300 फोटोकॉपी इस डीएनए का बनता है जो इस जीवाणु के अंदर फिट है। अब बताइए कि जब 200 से 300 फोटोकॉपी इस डीएनए का बनेगा तो उस डीएनए के ऊपर इस तरह के बहुत सारे आवरण बन जाते हैं, मतलब हेड बन जाता है, ग्रीवा बन जाता है और टेल फाइबर्स बन जाते हैं। यानी 200 से 300 जो डीएनए है ना, उस डीएनए के ऊपर जब आवरण बन जाता है तो ऐसे 200 से 300 फिर से क्या बन जाते हैं? तो जीवाणु भोजी बन जाते हैं, ठीक ना। तो इसके अंदर ही बहुत सारे जीवाणु भोजी फिर से रेप्लिकेट कर पाते हैं, और जब रेप्लिकेट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि इसकी संख्या जैसे जैसे इसमें बढ़ेगी तो इसकी कोशिका भित्ति क्या होगी? ये इसकी कोशिका भित्ति टूट जाएगी। और जब इस जीवाणु की कोशिका भित्ति टूटेगी तो इसके अंदर जितने भी जीवाणु भोजी जो 200 से 300 रेप्लिकेशन होकर बने थे, ये सब बाहर निकलना शुरू हो जाएंगे। और बाहर निकलने के बाद जो जीवाणु भोजी नया बना था वो फिर यही काम करना शुरू करेगा, यानी किसी अन्य बैक्टीरिया को अपना टारगेट बनाएगा और उसके मशीनरी सिस्टम का उपयोग करके और दोबारा रेप्लिकेशन करके ऐसे ही जीवाणु भोजी लगातार बनाते जाएंगे। तो ये था इनका जीवन चक्र, जो कि हमने बहुत ही आसान तरीके से समझाया है। आई होप आपको पूरी समझ में आई होगी।